इन दिनों के भारतीय जनता पार्टी के नेता राम नाईक जी थे, उनके साथ में भी लड़ने के लिए गया था। जनप्रतिनिधि के तौर पर 3 बार वह मुंबई के महापालिका में चुनकर आए। कॉर्पोरेटर बनने की भी कोई मंशा थी नहीं, या तो सीधी नहीं थी। जिन 4,65,000 वोट से आपको जीतने के बाद अगली बार आपको टिकट क्यों नहीं मिला? जिस बस्ती में रहता था समस्याओं का अभाव भरपूर था, ना तो लाइट था, ना पानी था, ना सड़क था। ट्रेंडी टॉपिक में आज आपका स्वागत है। सबसे पहले सर हम आते हैं आपके सफ़र पे। एक कॉरपोरेटर से सांसद तक का सफ़र कैसे शुरू हुआ? कॉर्पोरेटर बनने की भी कोई मंशा थी नहीं, या तो सीधी नहीं थी, या तो सोच भी नहीं थी। जिस बस्ती में रहता था समस्याओं का अभाव भरपूर था, ना तो लाइट था, ना पानी था, ना सड़क था, टॉयलेट का तो नाम ही निशानी नहीं था उन दिनों में। तो इन सारे समस्याओं के साथ में जूझते जूझते 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, तो फिर उन दिनों से थोड़ा पेपर पढ़ना प्रारंभ किया, तो थोड़ी राजनीतिक समझ आने लगी कि भाई ये सारा समस्याओं का समाधान अगर कहीं सॉल्व हो सकता है तो इस प्रकार के दरवाजे पे जाना पड़ेगा। तो उसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों नेताओं को मिलने के पहले भी कुछ पार्टी के लोगों के पास जाना हुआ था, बस्ती के लोगों के साथ में। उन दिनों के भारतीय जनता पार्टी के नेता राम नाईक जी थे, उनके साथ में भी लड़ने के लिए गया था। कोई उनके साथ में हम जुड़ जाएंगे इसलिए नहीं, लेकिन मेरा लड़ाऊ मिजाज देखने के बाद पार्टी के लोगों से पूछा ये कौन है जो मुझे लेकर गए थे उनके पास, तो पता चला कैसे बस्ती में काम करता है, एक संगठन है लोगों का, युवाओं का एक संच है इनके साथ में। तो उन्होंने भी कहा कि इनको पकड़ के लेके आओ, इनका काम हम करेंगे और हमको भी इस प्रकार के लोग चाहिए। तो समस्याओं का समाधान होने लगा धीरे धीरे, और मैं भी प्रभावित हो गया, क्योंकि जब समस्याओं का समाधान में ढूंढने में सफलता मिली तो अन्य लोगों का भी होना चाहिए, और जुड़ गया पार्टी के साथ। पिताजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे। मैं जब बड़ा होने लगा तो बहुत ही गरीबी की हालात से हम लोग ऊपर आ रहे थे, तो मैं कभी संघ के शाखा में भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ ही नहीं, लेकिन ब्लड में तो था ही, तो बनता गया। वैसे कर्नाटक में जो हमारा उडुपी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर संघ का बोलबाला उन दिनों में भी था और आज भी है, तो एक नेचुरलिटी भी थी, तो जुड़ता गया। मेरी जीवन की सफलता ये है कि मेरे विरोधक कभी भी हुए नहीं। जब मेरा ये सफर पूरा हो जाएगा तो पूछेगा बाबा क्या पाया और क्या खोया, तो मैं ये कहूँगा कि इतने लंबे सफर में मेरे कोई विरोधक रहे नहीं। जिनको मेरा स्वभाव आज भी अगर ठीक नहीं लगता है तो उसको खुलकर कोई प्रकट नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ऐसा मैं मानता हूँ। और मैं ये भी मानता हूँ कि मेरा जो स्वभाव है वो शायद आपको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आपको ये लगता है कि ये स्वभाव से बहुत सारे लोगों का लाभ हो सकता भला हो सकता है। जैसे आप अपने मन को मार देते हो, वैसा एक स्वभाव मेरा पूरा जीवन का बना। और 1992 में जब टिकट मुझे देने की बात आई तो मैंने रिफ्यूज़ किया था कि मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव, क्योंकि मैं उन दिनों में डाई मेकर का काम करता था, छोटा सा व्यवसाय भी मैंने प्रारंभ किया था और मैं अच्छा कर रहा था और उसमें स्कोप भी था, भविष्य भी था। तो मैंने पार्टी के लोगों को कहा कि ये मेरा काम नहीं है। तो सभी बातचीत होने के बाद मेरे ऐसा तय हुआ कि नहीं, आपको ही लड़ना है। तो लड़ा और पहली बार जीत भी गया। ये भगवान की इच्छा होगी कि मैं यहाँ तक पहुँचूँ। उन दिनों में जिस वार्ड से मैं चुनाव लड़ा था वहाँ पर कांग्रेस की नगर सेविका हुआ करती थी। लेडीज़ वार्ड पहली बार हुआ 92 में शायद, तो बगल के वार्ड के शिवसेना के कॉर्पोरेटर, उनका वार्ड लेडीज हो गया तो वो भी यहाँ से लड़े। यानी पहली बार मुझे 2 नगर सेवकों का सामना करना पड़ा। लेकिन मेरे पार्टी में भी सभी का मत था मैं लड़ूँ, इसलिए विरोधक मेरे पार्टी में नहीं थे और सब लोगों ने सपोर्ट किया, तो मैं पहला चुनाव में जीत पाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 15 नंबर का वार्ड आज भी मुझे याद है, उस वार्ड में 1000 में से 1200 का वोटिंग हुआ करता था उन दिनों में एक पार्ट में। उसमें से 1000 वोट हुए थे तो सिर्फ 250 वोट सामने वाले को गया, 750 वोट मुझे मिला। दूसरी बार जीता, फिर 8500 वोट से जीता, काम बहुत किया। तीसरी बार 13,000 के लीड से मैंने चुनाव जीता। चौथी बार विधानसभा में लड़वाया गया तो विधानसभा में भी जाने की कोई इच्छा नहीं रही। महेंद्र भाई मेहता हमारे वहाँ के विधायक थे। जब पार्टी में पूरा ऐसा लगता था कि गोपाल शेट्टी कोई लड़ा नहीं का, तो मैं उनको जाकर कह रहा हूँ कि भाई साहब आप टिकट संभालो, क्योंकि उन्होंने मुझे राजनीति में लाया था और मैं उनका टिकट काट कर आगे जाऊँ। राजनीति में तो अक्सर ये होता ही है, आज भी हो रहा है, लेकिन मुझे वो ठीक नहीं लगता था। तो मैंने उनको कहा कि, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मेरा तय हुआ है, मैं लड़ूंगा करके, लेकिन डिक्लेरेशन हो गया। फिर वो स्वयं लड़े मेरे सामने। उसके बावजूद भी मैं मुंबई शहर में सबसे ज़्यादा 52,000 के लीड से जीता था विधानसभा का चुनाव। उन दिनों में बोरीवली दहिसर मागठन ऐसा एक विधानसभा था, आज उसके 3 विधानसभा हो गए। और उसके बाद में दूसरा विधानसभा बोरीवली हो गया, 3 टुकड़े हो गए। वहाँ पर भी जीता तो 39,000 के मार्जिन से जीता था, वो भी अच्छा मार्जिन ही था। छठा चुनाव तो सबको पता है कि संजय निरुपम जी सामने थे,
2 बार कांग्रेस के पास लोकसभा गया तो पार्टी को लगा ये वापस लाना है तो गोपाल भाई को भी लड़ाना चाहिए, क्योंकि मेरी लोकप्रियता थी कि मैं एक आउट ऑफ द बॉक्स जाकर काम करता था। मुंबई शहर में मुझे उप महापौर के रूप में काम करने का भी अवसर पार्टी ने दिया और मैं पूरा मुंबई शहर घूमता था, तो मेरी लोकप्रियता जनता में बढ़ गई थी। और मैं कभी ये देखता नहीं था मेरे वार्ड के लोग हैं, मेरे बोरीवली के लोग हैं, जो आया उसका काम करो। उन दिनों में भी करता था, आज भी करता हूँ। तो मेरा जैसे ही नाम का डिक्लेरेशन हुआ तो जनता में एक उत्साह का माहौल आ गया और मैं 4.5 लाख के मार्जिन से वो जीता। और 7वां चुनाव उर्मिला जी आई, तो बॉलीवुड के एक्टर थी। बॉलीवुड के एक्टर तो सभी जीतते हैं, ऐसा क्रेज होता है। हाँ, एक तय वाला पूरे देश में। और जब हमारे पार्टी के लोग भी लड़ते तो जीतते ही। और उर्मिला मातोंडकर तो अपने आप में एक फिगर थी उन दिनों में टीनेजर्स के लिए, और बहुत खूबसूरत थी, अच्छी अदाकारी थी और लाइकिंग था, पब्लिक में क्रेज था, ये सारा था। और सबसे ज्यादा मराठी थी। जिस लोकसभा में 5 लाख वोटर उन दिनों में मराठी लोग थे, तो एक सभी को ऐसा लगता था कि नहीं इतना आसान नहीं है। लेकिन मेरा इनर कॉन्फिडेंस बहुत मजबूत था। और मैं इस बात को भी आज बहुत खुलकर कहना चाहूँगा कि शिवसेना के लोगों का मुझे पहले दिन से बहुत सपोर्ट रहा, प्यार रहा, क्योंकि मेरा जो पुराने वाला शिवसेना पूरा बाला साहेब ठाकरे जी का शिवसेना भी पुराने नए में मैं नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि उसमें से आए हुए लोग यहाँ पर भी है। और पॉलिटिकल एक एंगल उसका एक और है, उनका मुझे बहुत सहयोग था। मुझे कॉर्पोरेशन में अगर बड़ा बनने का अवसर किसी ने दिया तो शिवसेना के हर महापौर ने मुझे कभी बैठो करके बोला नहीं, और कभी मैंने हाथ उठाई तो न बोलने का मौका दिया नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं। इसके पीछे का कारण ये है कि मेरा मराठी के ऊपर बहुत अच्छा कमांड है। मैं कॉर्पोरेशन में एक भी भाषण मेरा हिंदी में नहीं हुआ, मैंने सभी भाषण मराठी में किया। उनका एक बहुत बड़ा योगदान था, तो मैं वो वोट भी पिछले बार से भी ज़्यादा मतों से जीता। 7 बार चुनाव लड़ा, जीता और सभी प्रकार के काम किए। जैसा जैसा पद बढ़ा, मेरा जीवन का एक लाइन निश्चित किया कि जब आपको पद और प्रतिष्ठा से आप बड़े होते हो, आप अपने आप को छोटा कर लो। मेरा लाइफस्टाइल कहो वही मैंने रखा, कोई बदलाव नहीं किया, क्योंकि मेरे जहन में आज भी वो है। मेरे जो बचपन के दिन है, जो गरीबी में मैंने जिया, और इस प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं तो फिर मैं टूट पड़ जाता हूँ उनके लिए। लेकिन मेरे में दूसरी खूबी है कि मैं मिडिल क्लास के लोगों को भी वो लेवल से उनको ट्रीट किया। अपर मिडिल क्लास के लोगों को भी मुझे कभी घृणा नहीं हुई, क्योंकि आई एम नॉट ए यूनियन लीडर, आई एम ए पॉलिटिकल लीडर। मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा हूँ। मैं कोई एक कम्युनिटी, एक कास्ट के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं करता हूँ। जब मैं मानता हूँ कि मेरा देश का हर नागरिक बड़ा होना चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए, तो फिर मुझे जो पैसे वाले बन गए उनके बारे में मेरे मन में घृणा क्यों होनी चाहिए, क्योंकि मुझे तो इनको वहाँ पहुँचाना है। तो उनके साथ में भी मैंने एक नाता कहो या तो एक व्यवहार अच्छा ढंग का प्रस्तापित किया। तो मुझे ओवरऑल सभी सोसाइटी के लोग मानने लग गए। भाषा के ऊपर तो जैसा मैंने कहा कि उत्तर भारतीय जनता पार्टी में बड़े पैमाने में तो उत्तर भारतीयों को मैं उत्तर भारत का लगता हूँ। गुजराती भी बोल लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, तो गुजरातियों को लगता है कि अपना आदमी है। मराठी लोगों को तो लगता ही है। और फिर दक्षिण भारतीय होने की वजह से चारों स्टेट के लोग आपसे मेरे साथ में। और मेरा एक स्वभाव है उनके सभी कार्यक्रमों में जाना। कोई किसी ने शादी में बुलाया तो वहां पर पहुंच जाना, यानी 100% लोगों को रिजल्ट देना, ये मेरा पहले दिन से स्वभाव रहा और उसका बहुत बड़ा लाभ हुआ। और पार्टी के नेताओं ने भी कभी मुझे मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा स्टेटस क्या है, ये देखा नहीं। एक काम करने वाला व्यक्ति है, इसको आगे बढ़ाओ। हर बार मुझे मौका दिया और हर मौके को मैंने अपने लिए भी और पार्टी के लिए कन्वर्ट किया काम करते हुए। आज की राजनीति बहुत फास्ट हो चुकी है। आज हर एक जगह पैसा, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है राजनीति में ग्रो करने के लिए। तो जब आप जीरो से स्टार्ट किए थे, उस समय आपके पास फंड, पैसे भी नहीं थे, तो ये सब स्ट्रगल आपने कैसे हैंडल? देखिए, एक बात, मैं हमेशा बहुत पॉजिटिव रहा हूँ। मैं कभी भी ये नहीं कहा कि हमारे समय में ऐसा था और अभी ऐसा हुआ है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ। वो समय था, ये समय है। उन दिनों में पैसे की आवश्यकता नहीं लगती थी तो नहीं लगती थी। खर्चा का जो भी डिपार्टमेंट था तो वो सारे लोग देखते थे। मैं सिर्फ अपना हाथ पाँव हिलाता था तो मेरा भक्ति चल गया। लेकिन मैं आज लोगों को कहता हूँ, बहुत सारे लोग इस प्रकार के होते हैं, हमने ऐसा किया तुम भी ऐसा करो, तो वो खाली बोलने के लिए होता है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। क्योंकि आज हर जगह पे आपको पैसे लगते हैं। हमारे ज़माने में तो ये सोशल मीडिया नहीं था, होर्डिंग बैनर का मामला नहीं था। आज तो उसके बगैर आप जी नहीं सकते हो, तो वो अगर आपको लगाना तो पैसे चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ लोगों को, पैसे कहाँ से लेना, किस तरह से लेना, कितना लेना, इसका हिसाब किताब बनाकर चलो। और उसका एक व्यवस्था है, पार्टी ने एक कोषाध्यक्ष बनाया, तो जो भी है वो डिपार्टमेंट वो देखेगा, वो आपका काम नहीं है। तो आज भी लोग कर सकते हैं, लेकिन आज पैसा, जो आपने कहा वो सही है कि आज पैसा लगता है, आज नहीं चलेगा। सो यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। तो आपने ग्राउंड पे जो इतना मेहनत किया, कॉर्पोरेशन में इतने जीते, तो जब आप संसद में गए तो आपके ग्राउंड का मेहनत आपको वहाँ पे कितना इम्प्रूवमेंट काम किया?
निश्चित जो मैंने तनतोड़ मेहनत किया उसका लाभ तो मुझे मिला, क्योंकि इतने सारे लोगों को मैं जोड़ पाया, मैं विषयों के साथ में जुड़ा। और विधानसभा में गया तो विधानसभा में उसको मैंने कभी भूला नहीं, लोकसभा में गया तो भी उसको मैं कभी भूला नहीं। मैंने ये नहीं देखा कि बाबा देखिए, कॉरपोरेशन का चुनाव, विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव, ये तीनों में बहुत बड़ा एक अंतर है। लोकसभा का चुनाव में आप बहुत कम कैंडिडेट होते हैं और पार्टी के नाम पे भी जीता जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं छोटे छोटे काम और छोटे छोटे व्यक्तियों से कभी दूर नहीं रहा, उनके टच में रहा। जैसे पहले कार्यक्रमों में जाता था वैसे ही सब मैंने चालू रखा। तो एक लोगों को ये भी लगा कि देखो, इतने बड़े पद पर जाने के बाद में भी इस व्यक्ति में किसी प्रकार का बदलाव नहीं आया। तो एक्सेप्टेंस लेवल जो था वो जूने लोग तो टिके ही रहे, लेकिन नए लोगों को भी जोड़ा मैंने, और उसका ही बहुत बड़ा लाभ हुआ। और आज भी जब मैं किसी पद पर भी नहीं हूँ तो लोगों का कोई प्यार कम नहीं हुआ, लोगों का प्यार कम नहीं हुआ। इनके पास क्या जाना, अभी तो इनके पद नहीं है तो हमारा काम नहीं होगा, ऐसे लोगों को लगता नहीं है। देखिए, काम क्या होता है, जो नियम में होता है वही करते हैं, जो आपका अधिकार का है वही होता है। उसके लिए जनप्रतिनिधि है, उसके लिए व्यवस्था है, उसके लिए ऑफिसर है, उसके लिए सारा सरकार के लोग काम करते हैं। तो आप ऐसा कौन सा काम लाते हो मेरे पास कि किसी का जमीन है वो मेरे नाम पे कर दो? बहुत कम, वो लोग तो आते ही नहीं है, उनका एक अलग सिस्टम चलता है। हमारे पास आते हैं जो लगता है कि भाई मेरे पर अन्याय हो रहा है, उतना ही आपको करना है। जैसे आपने ग्राउंड पे भी अपना आवाज़ उठाया और अपनी बातों को रखा, संसद में भी छोटे लोगों के लिए आवाज़ उठाया और अपनी बातों को रखा, और आज पद पे नहीं होने के बाद भी आप काम कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। तो यह हमारे नए युवाओं को बहुत मोटिवेट करेगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पार्टी के लोगों ने भी, मैं कभी भी आउट ऑफ द बॉक्स जाकर भी बातें मैंने की। लोगों को लगता है कि आउट ऑफ द बॉक्स, अभी बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि अभी आपकी सरकार है फिर भी आप ऐसा बोलते हो करते हो। तो सरकार किसके लिए? जनता के लिए। मैं अगर देखे सर, अभी मोदी जी दिल्ली में बैठे हैं, मोदी जी के पास तो एक सांसद को भी उतना रीच नहीं है, क्योंकि इतना सारा देश का उनको काम होता है। आपको समय देंगे तो 1 महीने में देंगे, रोज तो नहीं मिलेंगे, हफ्ते में एक बार तो नहीं मिल पाएंगे। तो आपके मतदार संघ में क्या होता है, ये आप आवाज भी उठाओ एक बार, तो काम तो भले सभी काम होते नहीं है, लेकिन लोगों को लगता है कि नहीं, ये मेरी समस्याओं की जानकारी इनको है, इसके बारे में बोलते हैं। और अगर आप बोलते हो तो फिर उसको 50% रिलीफ मिल जाता है। वहीं जो भी अनवांटेड परेशान करने वाले लोग होते हैं वो फिर ऑटोमेटिकली थोड़ा दूर हो जाते हैं, तो उसको रिलीफ मिल जाता है। और एक आधार होता है लोगों को कि भाई नहीं, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो गोपाल भाई के पास जाएंगे तो मिलेंगे, सुनेंगे और हमारा काम होगा। इससे भी लोग जुड़े रहे और जुड़े रहते हैं। और मेरा ये मानना है कि जनप्रतिनिधि ने जनता का आवाज उठाना चाहिए। हो सकता है कि आज पार्टी के पॉलिसी में नहीं है, लेकिन कल तो होगा। 1990 के पहले राम मंदिर का मुद्दा कहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में था? नहीं था ना, लेकिन उठा लिया। तो वैसे ही गरीब आदमी आज भी देश में 50% से ज्यादा लोग इस हालात के लोग हैं, तो उनके मुद्दे को आपको उठाना ही पड़ेगा। सरकार भले मेरी है, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को भी आज ऑफिसरों के माध्यम से परेशानी होती है, कुछ कायदे कानून इस प्रकार के होते हैं तो उससे परेशानी है। तो उस मुद्दे को आपको लगे रहना पड़ेगा, उसके साथ में उस मुद्दे को समय समय पर उठाना पड़ेगा। अब जीएसटी मेरे सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट किया, भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने इम्प्लीमेंट किया, आलोचना उसके ऊपर भी हुआ, विरोधी पार्टी के लोगों ने किया, उनका काम है, वो करना भी चाहिए। मैं उसका ये नहीं करता हूँ वो गलत करते हैं, हम भी वही कर करके यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन जीएसटी में कहीं पर ज़्यादा जीएसटी लिया जा रहा है, उसको कम करना चाहिए। ये 10 साल भाषण इसके ऊपर हुए, लेकिन एक समय ऐसा आ गया, किया ना मोदी जी ने सामने से किया, अपने डिसीजन को रिवाइज किया, फिर से किया ना, क्योंकि पैसे अभी एक्स्ट्रा आने लग गए। और काम एक बार जब हो जाता है तो फिर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी आपको कम करना पड़ता है। मान लो कि आज अभी 10 साल के बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का पूरा काम हो जाएगा, फिर क्या करेंगे आप? फिर आपको कुछ नया सोचना पड़ेगा। तो ये समय समय पर आपको करते रहना पड़ता है। ये आप करते हो तो जनता आपको नए नए मुद्दों को भी लाकर आप तक पहुंचाने का काम करती है कि नहीं, ये आवाज उठाएगा। मुझे मेरे पार्टी के लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि भाई ये आपने नहीं बोलना चाहिए। उसका एक सिस्टम है पार्टी में, पार्लियामेंट में क्या बोलना है, विधानसभा में क्या बोलना है, सभी जगह पे कॉर्पोरेशन में भी क्या बोलना है, किस प्रकार के मुद्दे राइटिंग में रखना है, उसकी व्यवस्था है। वो उसको आप विद इन द रूल्स फ्रेमवर्क में करते हो तो आपको कोई परेशानी आती है ऐसा मुझे नहीं लगता है। आपके टाइम में आज से 10 साल पहले जनता को कोई भी प्रॉब्लम होता था तो आप तक पहुंचने का डायरेक्ट एक्सेस था। जहां तक मैंने स्टडी किया है कि आपने 1-to-1 लोगों से उनका प्रॉब्लम सॉल्व किया। और आज के टेक्नोलॉजी टाइम में बहुत सारे मैटर ऐसे हैं जो सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। जनता अपने जिस नेता को चुना है वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो इसमें आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए, एक बात को
वास्तविकता को लोगों ने समझना चाहिए और मान भी लेना चाहिए। जो मैं करता था वो ऐसा लोगों को लगता है कि अब आज एक्सेस उतना आसानी से नहीं है, लेकिन जो आज पीयूष गोयल जी कर रहे हैं बहुत बड़ा काम कर रहे हैं ना। हो सकता तो थोड़ा वहाँ पर मुझे बिठा लो आप, तो मैं वो कर सकता था क्या? तो नहीं कर सकता था वो, क्योंकि उनका जो अनुभव है, उनका जो नॉलेज है, उनका एक जो तरीका है काम करने का, वो तो वही करेंगे ना। फॉर एग्जांपल आज समझो मुझे ही मंत्री बना दिया, सरकार ने बना दिया होता, तो मुझे तो फिर घूमना पड़ता था। अगर मैं घूमना पड़ता तो फिर मैं लोगों से ऑटोमेटिकली कट जाता था। वही गोपाल शेट्टी होते हुए भी जैसा मैं पहले बहुत आसानी से लोगों को मिलता था, वो ये इतना बड़ा पद और जवाबदारी आने के बाद में मैं शायद नहीं मिल पाता था। उत्तर मुंबई की अगर मैं बात करूँ तो आज उत्तर मुंबई के पास हमारे पास आज 29 पार्षद है, 4 चुनकर आए और 2 MLC, ऐसे 6 आधा डजन विधायक है, सांसद है। तो ऐसा कौन सा काम है जो आपको लगता है कि भाई सांसद को ही मिलना चाहिए और उन्होंने ही करना चाहिए? कुछ विधानसभा और कुछ लोकसभा इस प्रकार के हैं जहाँ पर पार्टी का ना तो फिर MLA है, तो वहाँ पर भी तो पार्टी चल रही है ना, वहाँ पर भी तो पार्टी चल रही है। तो मैं मानता हूँ कि इतनी परेशानी नहीं है लोगों को, लेकिन लोगों को व्यवस्था बहुत ज़्यादा होने से कभी कभी नगर सेवक के साथ में थोड़ा मनमुटाव होगा तो विधायक के पास चलो, क्योंकि व्यवस्था है आपके पास। विधायक के पास नहीं हो तो चलो सांसद के पास चले जाओ, व्यवस्था है। इसलिए अगर नहीं है तो आपको तो उनके साथ में ही गुजारा करना है, पार्षद के साथ में ही गुजारा करना है। तो हो रहा है बहुत जगह पर। यहाँ पर उत्तर मुंबई में मुझे लगता है कि ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, और मैं मानता हूँ कि उसके अल्टरनेट दूसरा है, विधायक को मिल लो, नगर सेवकों को मिल लो, काम आपका हो जाएगा। और फिर नहीं हुआ तो फिर बोनस में मैं तो हूँ ही, मैं तो कर ही रहा हूँ ना, आज भी कर रहा हूँ। अगर मोदी जी ने कोई रूल ला दिया, जैसे कोई जनधन योजना या कोई भी योजना आ गया, जी हाँ। तो उसको ग्राउंड पे लाना, या CM साहब ने कोई रूल ला दिया तो उसको ग्राउंड पे लाना, एक एक इंसान तक पहुंचाना, रूरल एरिया और अर्बन एरिया में कितना डिफिकल्टी जाता है? डिफिकल्टी तो देखिए, एक बात को तो हमको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी योजना आती है तो एकदम इम्प्लीमेंट उतना आसानी से नहीं होता है, उसको समय लगता ही है। कोई भी योजना जनता तक पहुंचने में समय लगता ही है, लेकिन आपका जनप्रतिनिधि अगर सुपर एक्टिव है तो वो भी अगर पहले दिन से उस योजना के पीछे पड़ जाता है तो जनता तक वो बहुत आसानी से पहुंचा सकता है। देखिए देश बहुत बड़ा है, इस बात को तो हमको समझना पड़ेगा। अभी योजना लागू भी हो गया है तो सभी को उसका लाभ मिलना ये संभव नहीं, इस बात को भी हमको समझना पड़ेगा। एक तो सरकारें कैसे चलती है, चाहे कॉरपोरेशन हो, विधानसभा, राज्य सरकार हो या तो केंद्र सरकार हो, पूरे देश में से जो टैक्स का पैसा आता है उसी के ऊपर से तो चलता है। अब इसमें से पूरे कॉरपोरेशन का सबसे ज़्यादा है, 65 पैसा तक खर्चा होता है। 1 रुपया अगर आप टैक्स के माध्यम से आपको प्राप्त होता है तो 65 पैसा तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपके जो मैन पावर है उसमें पगार देने में ही चला जाता है। बचे हुए 35 पैसे में आपको डेवलपमेंट का काम करना होता है। उसमें करप्शन ये वो जो बातें हैं वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन लोगों को ये लगता है कि हमारी जितनी भी समस्या है ये सारे सरकार के माध्यम से ही सॉल्व हो। लोगों ने अपेक्षा करना है, सही है, लेकिन साहब पैसे नहीं है ना, पैसे तो नहीं है। अब आयुष्मान योजना के बारे में बात करूं तो जो पहले चरण में जो कानून बना था, कानून तो बन गया लेकिन हॉस्पिटल उतने उपलब्ध नहीं थे। अभी समझो बोरेली में या तो उत्तर मुंबई में जनधन आयुष्मान भारत योजना के हॉस्पिटल कितने हैं, तो बहुत कम थे। अभी उसमें हमने इंक्लूजन कर लिया। इंक्लूजन कैसे हुआ, तो जनप्रतिनिधि ने अपनी आवाज़ उठाई। आप जैसे लोग वर्तमान पत्र के माध्यम से पहुंच जाता है, भाई योजना तो आ गई लेकिन यहाँ पर हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है हमारे पास तो ये है ही नहीं। वो फिर उसमें बदलाव करते करते उसमें समय लगता है। महाराष्ट्र की विशेषता ये है कि महाराष्ट्र सरकार ने भी इसको अंगीकार कर लिया। उन्होंने 5 लाख तक के लोगों को महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से होगा इसकी घोषणा कर दी। अब महाराष्ट्र सरकार ने भी घोषणा करने के बाद सभी हॉस्पिटल में उसकी व्यवस्था हुई नहीं। अभी भी पूरा हुआ है क्या, तो नहीं हुआ है, क्योंकि मैं बोलूँगा तो फिर वापस वो गलत हो जाएगा। नहीं हुआ है, लेकिन नगर सेवक है, विधायक है, सांसद है, इन सारे लोगों ने इस योजना के पीछे पड़कर उसमें जो भी आवश्यक बदलाव है उसको करने की आवश्यकता है। पहले एक क्राइटेरिया था, आपके पास ये कलर का राशन कार्ड होगा तो ये आपको मिलेगा। तो मैं उन दिनों से आवाज़ उठा रहा था, नहीं, जो 300 फुट के घर में रहता है उसको मिलना चाहिए। अब 300 फुट के घर में कोई बिल्डिंग में रहते हैं तो उनके भी बहुत हालात बहुत अच्छी नहीं है साहब, इसलिए बिल्डिंग में रहता है तो पैसे वाला ही है ऐसा मानकर चलने का कोई
कारण नहीं है। तो जैसे असेसमेंट में 500 फुट तक का कॉरपोरेशन ने असेसमेंट टैक्स नहीं लेने का नक्की किया, वैसे हमको आने वाले दिनों में 500 फुट के घर में रहने वाले को आयुष्मान भारत का लाभ मिले, ये भी करना पड़ेगा। और ये होगा। जनता का जो भी समस्या है उसको आप उठाते रहो। उसमें से हो सकता है कि आप 10 मुद्दा उठाते हो तो 5 तो ऑलरेडी प्रोविजन कानून में बना हुआ है, चलते चलते 2-3 और उसमें इंक्लूड हो जाएगा तो 8 तक तो हम पहुंच जाएंगे। 2 मुद्दे अनटच रहेंगे, 2 मुद्दे 2-5 साल के बाद में हो जाएगा। तो 100% लोगों को न्याय कभी ना कभी तो मिलेगा, लेकिन आप मुद्दों को उठाओगे ही नहीं, ऊपर तक बात पहुंचेगी ही नहीं, तो कभी भी नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है कि जितना मुंबई डेवलप है उसके अर्बन एरिया मतलब ग्राउंड पे और एरियाज उतने क्यों नहीं डेवलप हो पा रहे हैं? फॉर एग्जांपल, अगर आपके मन में जो मैं सोच रहा हूँ वही होगा, तो आज मुंबई शहर की स्थिति है कि 50% लोग बिल्डिंग में रहते हैं, 50% लोग चौल में रहते हैं। अब इसलिए सरकार ने जो SRA के माध्यम से लोगों को 300 फुट का घर मिले, अब परसों एक मैंने देवेंद्र जी का भाषण सुना तो उन्होंने 7 साल में हम पूरा कर देंगे ये कहा। अब 7 साल का एक डेटम लाइन हो डिक्लेयर कर दिया उन्होंने, तो हो सकता है 10 साल में तो हो जाएगा। तो 10 साल में एक लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। जब आप एक दूसरे लेवल के लोगों के साथ में जुड़ जाते हो तो देखते हैं कि वो मेरे से ज़्यादा काम कर रहा है, मेरे से अच्छे घर में रह रहा है, लेकिन मेरे से ज़्यादा काम कर रहा है, तो आप फिर आपका काम का स्पीड भी बढ़ाओगे। आप 8 घंटा काम करते हो तो 10 घंटा करोगे, 12 घंटा करोगे, 14 घंटा करोगे। मोदी जी जब 16 घंटा करते तो अपने जो नहीं करते 8 घंटा करते, उनको लिए बहुत बड़ा लगता है कैसा करते होंगे, लेकिन आपको कोई टारगेट तक पहुंचना है तो आपको ये करना ही पड़ेगा। तो फिर ऑटोमेटिकली आप अपने पैरों पर खड़ा होकर अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर पाओगे। इतनी बड़ी ताकत है कि 300 फुट के घर उसको देने से हो जाता है। जो लोग ये लेवल में आ गए उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया। फॉर एग्जाम्पल गोपाल शेट्टी, अगर गोपाल शेट्टी मान लो कि भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर नहीं गया होता तो आज जो गोपाल शेट्टी है वो नहीं होता था। तो भले मैं झोपड़े में रहा, बहुत गरीबी में मैंने दिन देखे, लेकिन मेरा जो अगला लेवल भारतीय जनता पार्टी में होने के बाद में मेरी सोच बदल गई, मेरी समझ बदल गया, मेरे लोगों के साथ में उठना बैठना बदल गया, तो मैं अपने आप में बदलाव ला पाया। तो ऐसा बदलाव लोगों के जीवन में ऑटोमेटिकली होगा। आज के मिडिल क्लास का सबसे बड़ा शिकायत ये है कि सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को टैक्स मिडिल क्लास पे करते हैं, बट मिडिल क्लास को बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिससे उनको बेनिफिट नहीं मिलती और उनको बहुत शिकायतें हैं गवर्नमेंट से। तो इस पे आपका क्या राय है? नहीं, देखिए, ये तो अपर मिडिल क्लास या तो बीच के लोग ये कहते हैं कि सरकार सब गरीबों को ही देती है। ये उनका रोना है। गरीबों का रोना ये है कि हम मेहनत करके इतना कुछ करते हैं और उसमें से भी हमको गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो ये मान लो कि जो मेरा अनुभव है, झोपड़पट्टी में रहने वाले कोई गवर्नमेंट को टैक्स डायरेक्टली नहीं देते हैं, लेकिन मैं आपको ये झोपड़पट्टी वालों के भी मन में नहीं होगा, इनडायरेक्टली देते हैं। इनडायरेक्टली इस तरह से देते हैं, जो आज वो मेहनत करते हैं उतना उसको पगार नहीं मिलता है। ये मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, उसको नहीं मिलता है। तो उसको नहीं मिलता है तो जो मिडिल क्लास वाला जो व्यवसाय करता है वो व्यवसाय को टिका के रख पाया है। नहीं तो उसको मैन पावर का जितना इसको चाहिए उतना देने लगेगा तो उसका ही बंद पड़ जाएगा। मैं मानता हूँ कि आज मैं भी हूँ, मैं एक अच्छे स्टेज पर आज पहुँच गया हूँ, तो मेरे पास जो एक्स्ट्रा आएगा उसको मैं जमा ही करने वाला हूँ ना। तो मैं जमा कर रहा हूँ, लेकिन मेरे घर परिवार के लोग आज खाने पीने के लिए मोहताज समझो है, तो उसका क्या मतलब है? उसका क्या मतलब है? तो एट पार कहीं ना कहीं लाने का एक प्रयास, एक मैकेनिज्म कोई ना कोई माध्यम से डेवलप करना पड़ेगा। और ये डेवलप तभी होगा, मैं जो सोच रहा हूँ, आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, आज हमारे देश में जो पॉलिटिकल मतभेद बढ़ते जा रहे हैं, झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं समाप्त करने के लिए एक नेतृत्व को आगे आना पड़ेगा। कई बार चुनाव हो गया, देखिए आपका भी मन में ये है कि गरीबों का भला हो, देश को हम आगे बढ़ाए, हमारे भी मन में वो है। तरीका अगर अलग है, तरीके में कोई बदलाव की आवश्यकता है तो मिलकर बैठकर बातचीत कर लो। देश आगे बढ़ेगा तो विपक्ष के लोगों को भी उसका लाभ तो मिलना ही है ना। क्योंकि मोदी जी का ही मिशन है कि विकसित भारत हो, तो विकसित भारत के लिए देश के हर एक सेक्टर डेवलप करेगा, हर एक कैटेगरी के लोग इक्वल डेवलप करेंगे, तभी तो देश जाके विकसित भारत होगा ना। निश्चित होगा ना। हाँ। अब लोग तो ये भी उसके बारे में भी कहते हैं कि 1947 का सपना दिखा रहे, लेकिन आज की हालत तो ये है। देखिए, सपना आप देखेंगे तो ही आप वहाँ पर पहुँचोगे ना। जब हम पैदा हुए थे तब हमारे माँ बाप ने हमारे 20 साल के बाद का सपना पहले दिन देखा था, इसलिए तो पढ़ाया लिखाने का प्रयास किया जितना भी हुआ उतना। इसकी शादी होनी चाहिए, इसका एक अलग घर होना चाहिए, प्लानिंग तो 20 साल के पहले हुआ था ना। तो भी देश के नेता ने क्यों नहीं 20 साल के बाद का प्लानिंग करना चाहिए, तब तो पहुंचाएंगे। 1947 की बात अगर मोदी जी ने आज की है
तो उसके लिए प्रयास करेंगे तो हो सकता है हम 50 में 55 में पहुंचेंगे। नहीं तो फिर जो है वो खा पी के सुखी है, ऐसा बहुत सारे परिवार खत्म हो गए। जो ठीक है कमा रहे, हम खा पी के सुखी हो जाएंगे, लेकिन एक आधा संकट उसके ऊपर इस प्रकार का आता है, उसका सारा प्लानिंग फेल हो जाता है। तो आपको थोड़ा आगे का सोचकर ही काम करना पड़ेगा देश के लिए भी। वो मोदी जी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सब लोगों ने उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मैंने जहाँ तक स्टडी किया तो मैंने ये देखा कि आपको अपोजिशन पार्टी के लीडर भी बहुत प्यार करते हैं, जी। मतलब आपको कोई हेट नहीं करता है। तो आप इतने साल, कम से कम 20 साल से ज़्यादा से आप पॉलिटिक्स में हैं, तो कांग्रेस के समय में भी तो काम हुआ, जी आज बीजेपी में भी काम हो रहा है। तो दोनों की रणनीति में एक ऐसा क्या डिफरेंस है? क्योंकि महंगाई तो आज फिर भी थोड़ा बढ़ी है, पहले तो चीनी और भी सस्ता था। तो दोनों में क्या पैटर्न, आपको पर्सनल क्या लगता है कि क्या चीज़ चेंज हुआ? नहीं, बहुत बड़ा विषय है, उसके ऊपर हम डिटेल में बात करने जाएंगे तो फिर उसमें मतभेद भी पैदा हो सकता है, सब कुछ होगा। महंगाई के साथ साथ में पैसा भी लोगों के हाथ में आना ज़्यादा बहुत बड़े डिफरेंस में आ गया है ना। जो उदाहरण के तौर पर 15,000 कमाता था वो आज 25,000 कमा रहा है, 30,000 दुगना कमा रहा है। तो दुगना चीनी का भाव तो 5 साल में तो 10 साल में तो नहीं हुआ है। लेकिन मैं फिर एक बार कहता हूं कि मैं उस कॉन्ट्रोवर्सी में जाना नहीं चाहता हूं, उस बहस में भी जाना नहीं चाहता हूं। मैं ये बात, मेरी आवाज़ भी जहाँ तक भी अगर पहुंचेगी तो जो नीचे के जो कामगार वर्ग है वो आज परेशान में है बेचारा। उसको अपना जीवन का जो आनंद लेना है वो ले नहीं पाता है, क्योंकि वो अपने पेट भरने के लिए मेहनत मजदूरी करके वो कमा रहा है, खा रहा है, लेकिन जो स्कूल का फ़ी है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। अगर वो गलती से बीमार हो गया तो हॉस्पिटल का बिल वो पे नहीं कर पा रहा है। ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। मालवानी की जनता अपने आप को अनाथ समझ रही है। वहाँ पे अपने पार्क और समाज हॉल इतने काम किए हैं प्रीवियस में, तो इस पे आपका क्या राय है? नहीं, मालवनी की जनता ने अपने आप को अनाथ समझने का कोई कारण नहीं है। देखिए, देश में लोकशाही है और मैं हमेशा लोकशाही का आदर करने वाला व्यक्ति रहा हूँ और मैं मानता हूँ कि सभी ने करना चाहिए, करते भी बड़े पैमाने अपने देश में लोग। अब मैं 10 साल MP था, मालवनी में अपना विधायक आए, मालवनी में हमारे नगर सेवक चुन कर आए, इसके लिए प्रयास हमने बहुत किया। जब मैं पहली बार 2014 का चुनाव लड़ा था हमारे पास 25,000 वोट थे। अभी लास्ट इलेक्शन विनोद सेलार लड़े, वहाँ पर विधायक का चुनाव उन्होंने लड़ा तो 92,000 पे पहुँचा। मेरे समय पे 88,000 तक हमने पहुँचाया था। अब कोई कारण से नहीं जीत पाए हम मलाड विधानसभा, और मलाड विधानसभा में हमारा विधायक न होने के कारण वो जो बेल्ट है वहाँ पर हमारे पार्षद भी चुनकर नहीं आ रहे। ये मन में एक रंज है, तो वो हम पूरा कर नहीं पाए। लेकिन लोकशाही का तो आदर तो आपको करना ही पड़ेगा ना। अभी जो विधायक वर्तमान में है उनका एक कम्युनिटी के लोग हैं वहाँ पर, उसको तो आप चेंज नहीं कर सकता। वो डेमोग्राफी तो अपने आप में बदलेगा तब बदलेगा, लेकिन जब है तो है ही। अभी समझो इतना मुंबई शहर का महानगर पालिका का चुनाव हुआ, फॉर एग्जांपल उत्तर मुंबई में एक बीजेपी का होम ग्राउंड बन गया है तो बन गया है, वहाँ पर हम मैक्सिमम सीट जीत पाए। दादर परेल लालबाग एरिया में उद्धव सेना जी का नगर सेवक ज़्यादा वहाँ पर चुन कर आए, वो तो आए ना, वास्तविकता है। अब ये जो बदलाव करना है तो उसको आपको काम करते हुए हर व्यक्ति को अपने साथ में जोड़ना पड़ेगा। अब ये कोई विचारधारा से हम बड़ा बदलाव कर नहीं पाए क्योंकि सेट हो गए हो, तो उसको आपको काम से ही जोड़ना पड़ेगा। जैसे मैंने हर समाज के लोगों को काम के अलावा, अब ये काम से आप सबको जोड़ पाओगे कि नहीं जोड़ पाएंगे, आपको अलग तरीके से भी जोड़ना पड़ेगा। वो कट्टर समझो शिव सैनिक है या तो कट्टर कांग्रेसी है, लेकिन उसके आप पर्सनल कार्यक्रम में पहुंच जाओ, घर में शादी में पहुंच जाओ, उसके बच्चे का एडमिशन में आपने मदद किया तो आपके साथ में वो जुड़ जाएगा। तो उसको लंबा समय लगता है और पार्टी के लोग करेंगे तो बदलाव आ सकता है। हम 25,000 से 92,000 तक पहुंच गए ना। क्या लगता है आपको, अभी भी जातिवाद या ये सब चीज़ें है समाज में? निश्चित है, और ये बहुत जल्दी ख़त्म होगा ऐसा भी मुझे लगता नहीं है। जब एकदम सब सुखी और संपन्न हो जाएंगे तब होगा, और प्रयास तो सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का तो वही है ना, और हो जाएगा। आज़ादी के बाद में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। कांग्रेस के समय पर भी जो हुआ, बाकी 10-12 साल में जो मोदी जी ने करके दिखाया तो काबिल तारीफ है। वो तो हम ही ने, तो कांग्रेस के लोग बात कहते हैं। और ये और 10 साल के स्पैन में आप देखेंगे बहुत बड़ा बदलाव आएगा और फिर ये सारी बातें जो है वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि कोई भी पार्टी हो या कोई भी सांसद हो, वो तो जनता के लिए काम कर रहा है, वो तो कास्ट देख के कभी काम ही नहीं करता है। जो योजना आती है वो ग्राउंड पे हर एक ऑडियंस के लिए, हर एक जनता तक पहुंचती है।
बट फिर भी जातिवाद क्यों है? नहीं, सभी लोग करते हैं ऐसा नहीं है। मैं बहुत आपको ईमानदारी से बताऊं तो सभी लोग करते हैं ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग तो ये चुन चुन कर देखते हैं, भाई यहाँ से हमको वोट नहीं मिला तो यहाँ का काम मैंने क्यों करना चाहिए। मुझे लगता है कि वहाँ का काम पहले करना चाहिए, और मोदी जी ने उसके लिए प्रयास किया। मोदी जी ने इस बार इस प्रकार के लोकसभा के सीट चुने जहाँ पर हम कभी जीत ही नहीं पाए, वहाँ पर ज़्यादा ध्यान देकर वहाँ पर काम किया। अभी देखिए, आप काम करेंगे तो तुरंत आपको उसका रिजल्ट मिलेगा ऐसा नहीं है, उसको समय लगता है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, बड़े बड़े नेताओं ने अपना पूरा जीवन खपा दिया, उसके बाद में आज जो कुछ भी आज हरियाली दिख रहा है, ये सारे उन लोगों का देन है ना। 50 साल के पहले का इन्वेस्टमेंट है। तो आज जो हम कर रहे हैं उसका आज ही कैश होना चाहिए, हमारा सोच है, लेकिन वो होगा ही ऐसा नहीं ना। अगले पीढ़ी को उसका लाभ मिलेगा। अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी जी को, दोनों लोगों को किस तरह कार्यशैली से देखते हैं? देखिए, दोनों में अपने अपने क्वालिटी है। अटल जी ने इतना लंबा समय काम किया, थोड़ी देर के लिए मान लो कि वही स्टाइल पे होता तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती थी क्या? तो नहीं आती थी। लेकिन मोदी जी में कुछ अलग गुण है, तो उन्होंने उसका उपयोग किया तो सरकार आ गई। सरकार आ गई इसलिए इतने बड़ा बदलाव देश में आपको आज देखने के लिए मिलता है। तो है ना, दोनों अपने अपने जगह पे। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी ने मोदी जी और अटल जी, ये दोनों को मिलाकर अपना जीवन शैली को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसकी आवश्यकता आने वाले दिनों में पड़ने वाली है। आते हैं अब अगले सवाल पे। मुंबई में बीएमसी चुनाव इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? मुंबई में नहीं, पूरे देश में जो बीएमसी के जो लोकल चुनाव होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि एक छोटा एरिया होता है, उसका एक छोटा नेता होता है, और छोटी छोटी समस्याओं का समाधान वो ढूंढ पाता है। वो बड़े पैमाने पे सॉल्व भी होता है। अब नगर सेवक हो तो उसका एक 40-50 हज़ार वोटर का एक दायरा होता है, एक एरिया होता है। वो आसानी से मिल भी सकता है लोगों को, लोगों के पास वो जा भी सकता है। एमएलए का 6 विधानसभा का एक हो तो जा पाता है क्या? तो नहीं जा पाता है। उतने बड़े पैमाने पे लोग उनके पास आएंगे तो कितना भी अच्छा होगा तो वो समाधान कर पाएगा क्या? तो नहीं कर पाएगा। फिर लोकसभा इतना बड़ा होता है, नहीं कर पाएगा। इसलिए तो लोकल समस्या, पानी है, लाइट है, टॉयलेट है, रास्ते है, गटर है, ये सारे को उससे जोड़ दिया। रोजमर्रा की आवश्यकता है लोगों का, तो उसका एक अटैचमेंट उसके साथ में है लोगों का। और जब देखिए, एक बात को और ध्यान में ले लीजिए, देश कैसे बदल रहा है। ये सबसे ज़्यादा मतलब लोगों के सवालों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लेकिन कॉरपोरेशन के चुनाव में वोटिंग परसेंटेज धीरे धीरे कम होते जा रहा है। विधानसभा में बढ़ रहा है, लोकसभा में और बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब मैं ये देख रहा हूँ, लोग देश को किस तरह से देखना चाहते हैं ये तय हो गया है। विधानसभा का तय हो गया है। मैं फिर एक बार और स्पष्टीकरण करना चाहूँगा, लोकल समस्याओं से लोग हैरान परेशान ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी कॉरपोरेशन के चुनाव में परसेंटेज ऑफ वोटिंग कम होता है। तो आपको क्या लगता है कि अगले कितने साल में मुंबई के लोकल लोगों का जो प्रॉब्लम है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा? देवेंद्र जी ने 7 साल में कहा कि हम स्लम फ्री मुंबई को कर देंगे। 10 साल में हो जाएगा, सब पकड़ कर चलो। 10 साल में तो बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा, बहुत बड़ा बदलाव देखने के लिए मिलेगा। युवाओं के लिए बहुत आपने बयानबाजी दी है, आप ऑलवेज चाहते हैं कि युवा पॉलिटिक्स में आए, तो युवाओं के लिए आपका क्या मैसेज है? नहीं, युवा पॉलिटिक्स में आएंगे। आज के जो बच्चे पढ़ लिख कर तैयार हो रहे हैं, उनको जॉब भी अच्छा मिल रहा है, पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं। आज कभी कभी मैं देखता हूँ सामान्य घर परिवार का लड़के ने एमबीए कर लिया तो एमबीए नहीं किया उसने, उसको नौकरी भी मिल रही है, उसको उसका पगार तनख्वाह जो मिलना चाहिए वो भी अच्छा मिल रहा है। लेकिन एक बात का दुख मन में जरूर है, जो विदेश में बच्चे शिफ्ट हो रहे हैं पढ़ लिख कर, ये देश के लिए न परवड़ने वाली बात है। देश छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहिए। इसलिए मोदी जी आत्मनिर्भर की बात करते हैं, स्टार्टअप की बात की उन्होंने, स्टैंड अप की बात की। हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगे और यहाँ उसी में देश के लोगों को काम मिले, ये उन्होंने कहा है। लेकिन पॉलिटिकल मतभेद इतने बड़े हुए इन दिनों में, कोई बड़ा इंडस्ट्री अगर आ रहा है, देखिए एक बात को तो आपको मानना पड़ेगा ना, बड़ा इंडस्ट्री कौन लाएगा? अडानी लाएंगे, अंबानी लाएंगे, टाटा ने लाया, बिरला ने लाया, उनका ज़माना था उन्होंने लाया। आज अडानी अंबानी का ज़माना है, वही लाएंगे ना। मैं एक बात और आगे जाकर कहना चाहता हूँ, सरकार का जो प्लानिंग है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम तो ये लोग कर रहे हैं ना। अडानी अंबानी तो 2 नाम है, उसके अलावा बहुत सारे नाम है, ये बड़े लोग ही कर रहे हैं ना। तो मुझे लगता है कि बड़े लोगों को हमको सम्मान देना पड़ेगा, उनको एनकरेज करना पड़ेगा। अब इनको ही हम रोज़ सवेरे उठकर गालियां देने लगेंगे तो जो और आगे आना चाहता है वो आएगा नहीं, और वो फिर चला जाता है फॉरेन। वहाँ पर कहता है सुकून है, पैसा भी मिलता है, इज्जत भी मिलता है,
तो यहाँ पर कौन गाली खाएगा? ये बहुत बड़ा एक समस्या बनते जा रहा है देश का। इसमें से हमको बाहर निकलना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आज के जो विपक्ष के लोग हैं वही लोग चिल्लाते हैं। हम लोगों ने भी अपने समय में कुछ गलतियाँ की होगी तो उसको आपको मानकर बदलाव करके चलना पड़ेगा। जैसे मीरा भाईंदर का इलेक्शन का जवाबदारी मुझे दिया तो मैंने सब हालात देखने के बाद में मैंने वोट के 4 दिन पहले एक डिक्लेरेशन किया कि कुछ कमियां खामियां हमारे में होगी तो उसको हम ठीक ठाक कर लेंगे, आप बीजेपी के नगर सेवकों को वोट दे दो। ये मेरे कहने से वोट दिया ऐसा मैं नहीं मानता हूँ कि नरेंद्र मेहता का अपनी एक ताकत है, अपना एक नेटवर्क है, उनका अपना एक काम करने का तरीका है, मानना पड़ेगा उसको। मेरा जैसा व्यक्ति मानता है तो मानना पड़ेगा। और जब रिजल्ट आया है तो आपको मानना ही पड़ेगा ना। लोगों ने आपको इतना बड़ा बना दिया है तो उसके समाधान के लिए आप थोड़ा सा छोटा बन जाओगे तो क्या बिगड़ता है उसमें? किसके सामने आप हो रहे हो? अपने लोगों के सामने हो रहे हो ना। पूरी जनता ये जानना चाह रही है कि इतनी बड़ी मार्जिन 4,65,000 वोट से आपको जीतने के बाद अगली बार आपको टिकट क्यों नहीं मिला, जबकि आप निर्दलीय भी खड़ा होने का प्लान किए थे बट फिर आपने बैकआउट कर लिया, क्यों? नहीं, मुझे लगता है कि जिस किसी व्यक्ति को भी पार्टी ने बड़ा बनाया है उसने ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। मैंने उठाया तो उसके पीछे के कारण दूसरे थे। मैं चुनाव लड़ने के लिए नहीं फॉर्म भरा था मैंने बोरेली से। पार्टी के लोगों का इच्छा था कि मैं और एक बार लड़ूं और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। लोकसभा का काम, लोगों के सभा का काम, हाजिरी से लेकर 100% सभी जगह पे मैं 100% था। तो मुझे पार्टी ना नहीं कहती थी, लेकिन मैंने कहा कि मुझे भी अपने लिए, घर परिवार के लिए कुछ करना है तो उन्होंने अपना माइंड बना लिया। अब लोगों के गले नहीं उतरी है, आज भी नहीं उतर रही, ये मेरा बड़ापन है, ये मेरी अमानत है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो लोग भूल जाते हैं बहुत जल्दी। आज लोगों के मन से बात नहीं भूली जा रही है तो ये मेरी अमानत है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए मैंने जो अपक्ष फॉर्म भरा था, एक कुछ मुद्दों को लेकर मैंने फॉर्म भरा था और पार्टी के बड़े नेतृत्व ने उसको मान लिया कि नहीं, बात गोपाल जी जो बात कह रहे हैं वो सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बात खत्म हो गया ना। और मैंने ये बात भी अभी नहीं, मैं पहले कहा था, अगर मैं चुनाव लड़कर जीत भी जाता था तो मैं किसके सामने जीत रहा हूँ? मैं इतना लंबा समय का जो पार्टी के नेतृत्व के सामने एक विश्वास पैदा किया था, लोगों को जोड़ा था, वो सारा मैं खो रहा हूँ। और मैं पा क्या रहा हूँ? एक काम करने के लिए खाली एक MLA मैं बन जाता था, लेकिन आज भी मैं काम कर रहा हूँ ना। आज मैं काम कर रहा हूँ, आज मैं अपने आप को बहुत सुकून महसूस कर रहा हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया और मैं काम कर रहा हूँ। नहीं तो इतना बड़ा एक अमानत जिसको मैं कहूँगा कि देखिए, पार्टी में इतना लंबे समय टिके रहना, काम करना, पार्टी के नेताओं का विश्वास जीतना, ये कोई छोटी बात नहीं होती है। तो वो सब कुछ खोकर अगर मैंने कुछ पा भी लिया होता तो उसका वो मजा नहीं होता जो आज है। मुझे जहाँ तक नॉलेज आया कि आपका संसद में 96% अटेंडेंस था। मेरा एक ही साल में 96% था, बाकी 100% था। एक साल में 96% इसलिए हुआ कि मुझे कोविड हो गया, एक सेशन मैंने स्किप किया, अदरवाइज मेरा 100% अटेंडेंस पूरा 10 साल में रहा। विधानसभा में भी रहा, कॉर्पोरेशन में भी पूरे 15 साल में 3 एब्सेंट रहा मैंने, 3 दिन खाली। बाकी मैं 100% भगवान की कृपा ही है। और भगवान की कृपा कब होती है? लोगों के मन से आपके बारे में अच्छी दुआएं निकलती है तब होती है। तो लोगों का बहुत बड़ा दुआ रहा मेरे पीछे। ये मैं मानता हूँ कि ये बहुत कम लोगों के नसीब में होता होगा, मेरे नसीब में हुआ है। कुछ आलोचना करने वाले लोग भी है और मैं मानता हूँ कि वो भी मेरी ताकत बनी। 100% लोग आपको मानेंगे तो फिर आप तो भगवान। हाँ। तो आपको कौन सा अवार्ड दिया गया था? मेरे को अवार्ड तो देखिए, मैं कॉर्पोरेशन में था तो मुझे बेस्ट कॉर्पोरेटर का अवार्ड मिला। पार्लियामेंट में मुझे 2 बार संसद रत्न अवार्ड, बहुत सारे लोगों को मिलता है और इस बार भी पहली बार चुनकर गए हुए लोगों को भी मिला। वहाँ पर एक सिस्टम है अपना और वो ये सारी बातों को जांचते हैं, परखते हैं और मिलता है। और पार्लियामेंट के माध्यम से जो संसद रत्न अवार्ड दिया जाता है वो एक अलग है। वो आप पार्लियामेंट में भाषण कितना अच्छा कर रहे हो, सारे मुद्दों को किस तरह से उठाते हो, वो एक अलग है, उसकी एक गरिमा अलग है। आपने इतना अच्छा अटेंडेंस दिया पार्लियामेंट में, तो आज के नेता को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो जिनको जनता चूज के पार्लियामेंट भेज रही है और वो बहस में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं, देश के इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात ही नहीं कर पाते हैं? नहीं, इसमें 2 बातें हैं। मेरे बारे में अन्य राजनीतिक पार्टी के लोग भी आलोचना नहीं करते हैं। वो इसलिए नहीं करते कि मैंने कभी किया नहीं। अभी मैं ये कहूँगा कि किसी ने नहीं करना चाहिए तो फिर पार्टी चलेगी ही नहीं। जो सवाल सामने विरोधियों से आता है तो उसका जवाब भी तो किसी ने देने वाला होना चाहिए। तो मेरे पार्टी में थे, मैं एक अलग राज्य का व्यक्ति यहाँ पर आकर राजनीति कर रहा हूँ, इसलिए मैंने अपने आप को उससे बचा कर रखा। क्योंकि मैं एक दक्षिण भारतीय व्यक्ति हूँ, मुझे वोट देने में मराठी लोगों का भी उतना ही योगदान रहा है, मुझे बाकी सारे भाषिक लोगों का भी उतना ही योगदान रहा है। तो मैं आज सांसद बनने के बाद में मैं उनको ज्ञान पढ़ाने लगूँ तो ये कितना ठीक रहेगा, ये मेरे मन में हमेशा रहा। लेकिन क्या जो मैंने किया वो बाकी के सारे लोग भी
करेंगे तो पार्टी चलेगी तो नहीं चलेगी। तो टिट फॉर टैट तो होना ही चाहिए ना। मैं कॉरपोरेशन में एक दिन रात को 1 बजे तक कॉरपोरेशन चला। अब उन दिनों में देवेंद्र फडणवीस जी विरोधी पक्ष के नेता थे। अब उनको एक सवाल का जवाब अंतिम भाषण करने के लिए विधानसभा में आना था, तो 11 बजे के बाद में वो आए। एक दिन तो 1 बजे आए, तो बहुत खाली पड़ा था सभागृह, तो उसमें जो 2-4 बैठे रहते हैं वो फिर नज़र में आ जाता है पार्टी का। तो मुझे देवेंद्र जी ने देख लिया कि गोपाल शेट्टी बैठा है, तो वो एक जगह पे भाषण में उन्होंने कहा कि गोपाल शेट्टी को आप 11 बजे भी विधानसभा में देखोगे, गोपाल शेट्टी को आप रात को 1 बजे भी विधानसभा में देखोगे। ये कब उन्होंने कहा? मुझे उन्होंने देखा ना, तब उन्होंने कहा। तो मैं लोगों को यही कहूँगा कि जो भी जीत कर गए, वो आपकी एक उपस्थिति आपका पूरा जीवन बना देता है। कुछ ऑडियंस के पर्सनल क्वेश्चन थे। क्या मुंबई शहर का वाली कौन है? वो बोले कि सर से पूछने के लिए कि मुंबई शहर का वाली कौन है, क्योंकि अभी केंद्र में भी आपकी ही सरकार है, राज्य में भी आपकी ही सरकार है और कॉरपोरेशन में भी आपकी ही सरकार है। तो हमारी जनता को आप ये आंसर दीजिए कि मुंबई शहर का वाली कौन है। निश्चित मैं बताना चाहूँगा कि मुंबई शहर का वाली भारतीय जनता पार्टी है। मुंबई शहर की जो मेयर महापौर बनी है प्रीति तावड़े जी, वो मुंबई शहर के वाली है। और जब वाली कौन, ये मुंबई के महानगर पालिका में पूछता तो आपकी जानकारी के लिए किशोरी पेडनेकर जी, जो गत बार महापौर थी, तो वो एक प्रोग्राम में मुझे बताया कि गोपाल जी आप पूछते हो वाली कौन, तो वाली हम है। मैंने कहा कि निश्चित आप वाली है, क्योंकि मुंबई के लोगों ने आपको चुन कर दिया है। तो ये वाली का जो शब्द मेरे मन में आया, तो मेरे मन में निश्चित ये है कि आपका एक घर परिवार है तो उसमें एक वाली है। हमारे माता पिता वो हमारे घर के वाली होते हैं। वो घर के माता पिता, फिर 4 बच्चे हैं, तो एक बहुत अच्छा है, एक दिखने में अच्छा है, एक पढ़ाई में अच्छा है, एक नटखट भी है, लेकिन माँ सभी को एक नज़र से देखती है। तो जो वाली होता है मुंबई शहर का, उस मुंबई शहर के महापौर ने सबको एक नज़र से देखना चाहिए, ये मेरी मन की मंशा है। फिर उसमें गरीब है तो उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, फेरी वाले हैं तो उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, पैसे वाले लोग इंडस्ट्री औद्योगिक क्षेत्र में काम करते हैं उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। सभी समाज को साथ लिए आगे बढ़ते जाना, जो संघ का गीत है वो अंगीकार आप कर ले हो तो आप वाली हो। और फिर सारे लोग, नहीं तो फिर ठीक है, एक सेक्शन के लोगों के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान हो, दूसरे सेक्शन के लोगों के ऊपर थोड़ा कम प्रेम हो, तीसरे सेक्शन के लोगों के ऊपर आपका एकदम नफरती हो, फिर वो वाली नहीं है, वो रूलर है, फिर वो वाली नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि वाली ने मुंबई शहर के सभी लोगों को एक साथ में लेकर चलना पड़ेगा। जब मैं फेरी वालों की बात करता हूँ तो मैं फेरी वालों का 100% समर्थक हूँ, कहता नहीं। जहाँ पर ट्रैफिक का प्रॉब्लम होता है वहाँ पर फेरी वाले ने बैठना नहीं चाहिए, ऐसे रोड पर बैठना नहीं चाहिए। कोर्ट ने गाइडलाइन बनाया वो उसका पालन हमने करना चाहिए। उसके बाद में जहाँ पर भी जगह है तो वहाँ पर बैठना चाहिए। बैठना भी क्यों चाहिए कि मुंबई शहर में लोक संख्या के हिसाब से मार्केट नहीं है, फेरी वालों ने भी अपने ढंग से बैठना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरा बोरीवली का पहले वार्ड जब मैं लड़ा था 92 का, साई बाबा नगर, उन दिनों में साई बाबा नगर का एक पहचान था क्योंकि साई बाबा नगर एक अच्छा एरिया है करके, तो वहाँ पर फेरी वाले बैठे, सेट हो गए, बरसों तक चला। अब फिर साई बाबा नगर रीडेवलपमेंट में आ गया, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनने लग गए, हालात भी लोगों के बदल गए, पूरा उस एरिया का लुक आने वाले दिनों में बदली हो जाएगा। तो जिस प्रकार से वहाँ पर फेरी वाले प्लास्टिक ताड़पत्री वगैरह डालकर पूरा शहर का रौनक ही बदल जाता है, तो वो चलेगा क्या? तो आज वो नहीं चलेगा, आज वो नहीं चलेगा। अगर वो आज वहाँ पर बैठते भी तो फॉरेन में जब भी कुछ देखते हैं, एक अच्छा एक कलर फुल छपरा उसके छत पर होता है, ढंग से बैठा होगा, जितना जगह कॉर्पोरेशन ने दिया उतने में बैठा। इस प्रकार का एक सिस्टम हमको डेवलप करना पड़ेगा। अगर आपको 100% फेरी वालों को निकालना है तो उसका भी मैं समर्थक हूँ, लेकिन फिर आपको उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। जब बड़े बड़े जब बिल्डिंग बनते हैं तो वहाँ पर सोसाइटी के अंदर ही वहाँ के लोगों को भाजी पाला फल फ्रूट मिले, इसकी व्यवस्था अंदर करना पड़ेगा। आज सोसाइटी के लोग बोर्ड लगाते हैं कि फेरी वाले को अंदर आना मना है, फेरी वाले में बाहर बैठना मना है, ये कॉर्पोरेशन के लोग कहेंगे, तो फेरी वाले कहाँ जाएंगे? अच्छा, फेरी वाले किसके लिए? अब मैं तो पहले चरण में ये बेहतर का फल फ्रूट भाजी पाला ये सब बेचने की व्यवस्था करो, लेकिन मैं आज इस बात का भी समर्थक हूँ। मैं शेट्टी समाज का हूँ, मेरे होटल इंडस्ट्री में मेरे समाज के लोग हैं, उसके बावजूद भी मैं कहता हूँ अब वो होटल वाला भी इतने सस्ते में बेच नहीं सकता है, क्योंकि उसको असेसमेंट टैक्स, लाइट का बिल, ये वो सब उतना है, तो उसको महंगा ही बेचना पड़ता है। आपको इस मुंबई शहर में 200 रुपये का नाश्ता भी करने वाला होटल आपको मिलता है और 20 रुपये का वड़ा पाव खा के भी उसका पेट भरने वाला व्यक्ति इस मुंबई शहर में। तो वाली का काम ही ये है, सबके बारे में एक व्यवस्था हमको खड़ी करनी पड़ेगी। मैं भी चाहता हूँ कि एकदम चकाट हो जाओ, लेकिन आज आपने ये भी तो मान लेना पड़ेगा कि वो फेरी वाला आज अपने बच्चों को इंग्लिश सिखा रहा है।
क्या उसका इंग्लिश पढ़ने वाला बच्चा आने वाले दिनों में फेरीवाली का धंधा करेगा कि नहीं करेगा? वो नहीं करेगा। लेकिन एक पूरा फैमिली डेवलप हो रहा है ये छोटे से धंधे। राधा नाम की जो बच्ची है, बराबर है, उसका पिताजी 92 का मेरा समर्थक रहा है। ये मुझे कब पता चला? राधा क्रिकेटर, राधा का जब हमने पैसे जिमखाने में सम्मान किया तब वो आए और तब उन्होंने मुझे बताया कि साहब मैं आपका 92 का चुनाव जीते थे, उस समय में था, और वो फेरी का धंधा करता है। अब उसको मैंने कोई ना कोई माध्यम से मदद किया, तब उसकी बच्ची आज क्रिकेटर बनी है, आज देश का नाम रोशन कर रही है, देश का नाम रोशन कर रही है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा उसको जब मैं मिला तो जितना कॉस्टली शर्ट मैं नहीं पहना था वो कॉस्टली शर्ट उसने पहना था, अच्छा गॉगल उसने लगाया था। देखिए अपने आप को उसने कितना, एक फेरी वाला कितना हिम्मत करता है ना, उसकी बेटी इतने ऊंचाई पे पहुंची है तो उसके लेवल पे मैं भी थोड़ा ठीक ठाक रहूं, कितना सोचा उसने। लेकिन ये दिन देखने के लिए उसने अपने जीवन के 25-30 साल खपा दिए सब फेरी का धंधा कर करके। तो मैं कहूँगा कि एक बैलेंस मुंबई चले जिसमें सबको लगेगा ये मुंबई शहर मेरा है, इसमें मैंने भी योगदान देना चाहिए, मुझे भी यहाँ पर जीने का हक मिल रहा है। लेकिन लोकल लोगों का सम्मान करते हुए, फिर एक बार मैं लास्ट बात बता दूंगा, लोकल लोगों का सम्मान आपको करना पड़ेगा। जो देश के प्रधानमंत्री ने बात कही है, लोकल फॉर वोकल, हर राज्य का अपना एक मिजाज है। मैं मुंबई में रहकर कर्नाटक की स्तुति करूँ, कर्नाटक की मैंने स्तुति करनी चाहिए, लेकिन मैं मुंबई शहर के लोगों का अपमान करके कर्नाटक का स्तुति करूंगा तो लोगों के गले वो उतरेगा नहीं। इस बात को हमको ख्याल करना पड़ेगा। तो वाली में ये सब कुछ आ जाता है। तो मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मुंबई शहर के वाली के रूप में लोगों ने चुनकर दिया है। हम सभी समाज के लोगों को साथ में लेकर आगे चलने का प्रयास करेंगे। संघ के उस गीत को हमको याद रखना पड़ेगा जीवन भर में, सब समाज को साथ लिए आगे है बढ़ते जाना। आगे भी बढ़ना है लेकिन सब समाज को साथ में लेकर, कोई पीछे रह ना जाए, इसका चिंता हमको करना पड़ेगा। भी आपने एक वर्ड जिक्र किया संघ, तो जैसे मैंने स्टडी किया आपके पिताजी संघ से जुड़े हुए थे, तो संघ से जुड़े रहने से आपको पॉलिटिकल जर्नी में क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए बहुत पड़ता है। संघ आपको राष्ट्रभक्ति सिखाती है, संघ ने आपको मानवता सिखाया है। अब संघ को जाने नहीं, संघ के नज़दीक कोई नहीं आए, ये उनका दोष रहा है। अभी भी जो कॉन्क्लेव हुआ संघ का, उसमें जो फिल्म स्टार गए, सलमान खान भी गए थे, बाकी सारे लोग भी गए थे, उसके बारे में भी टीका होने लग गई। मेरा ये मानना है कि आज सलमान खान गए हैं तो कल मुसलमान समाज से जुड़े हुए 4 लोग आ जाएंगे। आज आप सलमान को ही ब्लॉक कर दोगे तो ये नहीं चलेगा, फिर हम कभी साथ आ ही नहीं पाएंगे। तो वी शुड एक्सेप्ट, ये सारी छोटी छोटी बातों को हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। संघ को मैं कैसे जान पाया, क्योंकि मैं संघ में गया, इसलिए तो मैं शुरुआत के दिनों में मैंने कहा कि मैं नहीं गया था, लेकिन मैं नगर सेवक बनने के बाद में बहुत सारे मीटिंगों में बहुत इन्वॉल्व होने का काम मिला, संघ को जानने का मौका मिला, पहचानने का मौका मिला, योगदान देने का मौका मिला। जब मैं संघ के नज़दीक गया तब मुझे पता चला ना, संघ कोई कैथलिक के बारे में विरोधी नहीं है, संघ कोई मुस्लिम के बारे में विरोधी नहीं है। एक बात को तो हमको मानना ही पड़ेगा ना, संघ क्यों चल रहा है, तो संघ देशभक्ति जगाने के लिए चल रहा है। देशभक्ति कौन, ये देश किसका है, तो ऐसा मानकर चलो कि हिंदुओं का देश है, हिंदू यानी हिंदू कुल में जन्मा उसी का देश है क्या, तो फिर उसका डिफाइन सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। हिंदू इज़ अ वे ऑफ लाइफ, एक जीवन पद्धति है। जीवन पद्धति तो मेरे लिए भी वही है, मुस्लिम के लिए भी वही है, कैथलिक के लिए भी एक जीवन पद्धति तो है ना हम लोगों का। फिर आपका धर्म के लिए फिर आपका घर है, आप घर में पूजा पाठ करिए, आप जो भी देवी देवता को मानना हो मानिए, लेकिन हिंदू यानी एक अलग ही उसको रंग दे दिया, ये उनका दोष है, ये हमारा दोष तो नहीं है ना। ऑन द कॉन्ट्री संघ ने तो 1947 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ तो उसका भी विरोध किया, तो इस एक बात को अगर मान लेंगे लोग तो सारे झगड़े खत्म, सारे समस्या, सारी चर्चा ही खत्म हो जाती है। हमने आनंद व्यक्त नहीं किया पाकिस्तान अलग देश बन गया, तो उसका हमको दुख हुआ कि इतना बड़ा देश, अटल जी ने तो कहा कि देश का एक भुजा कट गया, यानी एक अंग कट गया पाकिस्तान बनने से। अब ये बातें सिर्फ हम लोग ही कहते हैं, हमारी बात को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, समझने के लिए तैयार नहीं है, तो ये उनका दोष है ना, हमारा दोष नहीं ना। तो हम तो उसका ही तरफदारी करेंगे जो हमारे साथ में चलते हैं, नहीं तो हमारा ही दुकान बंद हो जाएगा साहब। भारत जैसे देश में आज भारत की एक पहचान नहीं होगी, सभी देशों का एक अपना पहचान है, तो क्या भारत देश का पहचान नहीं होना चाहिए? तो भारत देश का पहचान कौन करेगा? जो बहुसंख्यक है वही करेगा ना, जो आज हम कर रहे हैं। लेकिन हम किसी को छोड़ने की बात तो नहीं कर रहे हैं ना। लेकिन आपको अगर हमसे छूट कर ही जीना है तो आपने चॉइस किया, हमने तो नहीं कहा ना, हमने तो ऐसा कोई कानून में नहीं बनाया। गीता को आपने एजुकेशन सिस्टम में लाने के लिए सबसे पहले संसद में सवाल उठाया था, जो कि शायद वो बिल पारित भी हुआ।
तो इस पे आपके क्या विचार हैं? नहीं, मैं इस बात को खुलासा करना चाहूँगा कि सबसे पहले मैंने उठाया, इस बात का मैं बिल्कुल दावा नहीं करूँगा। बहुत सारे लोगों ने पहले भी उठाए होंगे, लेकिन जब भगवान की इच्छा होती है तो कैसा हो जाता है। देखिए, मैंने पार्लियामेंट में सवाल डाला, सवाल 17वें नंबर पे आ गया। 5-6 से ज़्यादा कभी प्रश्न आगे जाते नहीं है। सोमवार के दिन लग गया। सोमवार को पार्लियामेंट में मुंबई से जाने में कभी कभी फ्लाइट लेट हुआ तो देरी हो जाती है। तो 17वां आ गया तो फिर पार्लियामेंट में देरी से जाने के बाद में भी दोपहर को खाना खा के जाएंगे, ऐसा बहुत सब लोगों ने अपना मन बनाया हुआ होता है। लेकिन मेरा 17वां सवाल होने के बावजूद भी मैं दौड़ दौड़ कर पार्लियामेंट में चला गया, मेरे स्वभाव के मुताबिक। 17वें नंबर पर सवाल जब आता है तो प्रश्न देने के लिए मंत्री भी कभी कभी रहते नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि 17 नंबर तो आना ही नहीं है। इन दिनों में जो चल रहा है, कांग्रेस के लोग हल्ला गुल्ला करते हैं, तो हल्ला गुल्ला चालू था। तो अध्यक्ष ने फटाफट गिनना, पहला नंबर कोई खड़ा नहीं हुआ, दूसरा नंबर करते 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 17 नंबर पे पहुंच गया। तो मैं था वहाँ पर, तो मैं खड़ा हो गया, मैंने मुद्दे को उठाया। मंत्री वहाँ पर थी तो उसने जवाब दे दिया, और पहले दिन ही इस मुद्दे को सरकार ने कहा कि इसको हमने एजुकेशन पॉलिसी में इंक्लूड किया है। कुछ राज्यों ने इसको अमल में भी लाया है। आने वाले दिनों में सभी राज्यों में इसको अमल में लाने का प्रयास हम करेंगे। और फिर मैं पार्लियामेंट से आने के बाद में कार्यक्रम किया भगवत गीता का मेरे मतदार संघ में, उसको जो कंटिन्यू मैंने रखा हरे कृष्णा के लोगों को लेकर, आज भी हम कर रहे हैं और धीरे धीरे ये होगा। भगवत गीता आप मुझसे पूछोगे आपने पढ़ा क्या, तो मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, क्योंकि मैंने कहा ना कि बचपन में मुझे स्कूल ही एजुकेशन भी पूरा करने का मौका नहीं मिला है, तो मैं भगवत गीता कहाँ पढ़ूँ। लेकिन भगवत गीता को अभिप्रेत हो इस प्रकार का जीवन मैं 100% जिया हूँ, ये मैं कह सकता हूँ। तय क्या होगा कि मेरे हाथ से इसको आगे बढ़ाना चाहिए, तो मैंने उसको बढ़ाने का प्रयास किया। और मैं मानता हूँ कि भगवत गीता, फिर एक बार भगवत गीता, अभी इसके बारे में भी डिबेट होगा, मुस्लिम लोग बोलेंगे हमारा नहीं है, ये वो नहीं है। तो भगवत गीता आपको जीने की राह सिखाता है, एक व्यक्ति ने किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, उसका आचरण क्या होना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं कल एक क्लिप देख रहा था, तो इकरा हसन जो अभी नई सांसद बनकर आई है, अच्छा बोलती है, तो उसने अल्लाह के बारे में कहा, तो इसके बारे में किसी को क्यों विरोध होना चाहिए। लेकिन उसने साथ साथ में ये भी कहा, कोई जय श्री कृष्णा कहता होता तो मुस्लिम समाज को उसका विरोध क्यों होना चाहिए, कोई जय श्री राम कहता होगा तो उसका विरोध क्यों होना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा। ये जो बैलेंस है ना, ये है। नहीं तो सिर्फ मैं अपने धर्म के बारे में बातें करता रहूं, और ये बहुत अच्छा मुझे लगा। हमको सबको साथ में आना ही पड़ेगा, तो 50% एनर्जी हम इन सारी बातों में ख़त्म करते हैं, हम डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं, गरीब लोगों को ऊपर ला नहीं पाते हैं। तो हमारा प्रायोरिटी ये होना चाहिए, मानव जीवन का विकसित होना, देश का विकसित होना, और ये तब होगा हम सब लोग साथ में आ जाएंगे। आप अपना धर्म को घर में पूजा पाठ जो भी करना हो करो, हम हमारा करेंगे। क्रिकेट में देखिए, जेमिमा नाम की बैंड्रा की लड़की है, अब वो कैथलिक है। अब उसका बिलीव बहुत उसके भगवान के ऊपर है, होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। मैं हिंदू हूँ तो मुझे मेरे भगवान के ऊपर आस्था है, भरोसा, श्रद्धा है, उसको भी होना चाहिए। लेकिन जेमिमा पूरे इंडियन क्रिकेट के साथ में घुल मिल गई। स्मृति मंदाना का जो एपिसोड हुआ, तो क्रिकेट छोड़कर बेंगलोर पहुंच गए उसको मिलने के लिए। कितना ये मैन काइंड, ह्यूमन काइंड का उसने एक प्रदर्शन किया। और मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जेमिमा जब क्रिकेट खेलती है, भले वो कैथलिक करके घर में पूजा करती होगी, लेकिन क्रिकेट जब खेलती है वो तो हिंदुस्तान को ध्यान में रखकर खेलती है, तो इसलिए वो भी खुद बढ़ गई और इतना उसका नाम हुआ है। और उसका पूरा बॉडी लाइन को भी आप देखेंगे तो एक दूसरे के साथ में मिलना, घर में जब छोटे बच्चे होते तो सारे लोग उसको प्रेम करते हैं, वैसे पूरे क्रिकेट टीम उसके पीछे पागल है। क्रिकेट टीम को उसने जोड़ लिया, तो पूरे देश के लोगों को उसने जोड़ लिया। तो ये क्वालिटी हर नागरिक में होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मेरी बातें सबको अच्छी लगेगी नहीं, लेकिन ये मेरी फीलिंग है, ये मेरी भावना है। गोपाल सर, इतने बिजी टाइम में आपको जनता में सबको टाइम देना पड़ता है, फिर भी आप हमारे लिए अपना वक्त निकाल के आए, उसके लिए बहुत दिल से धन्यवाद। मैंने आपको समय दे दिया था, इसलिए मुझे आना ये अनिवार्य हुआ, क्योंकि मुझे थोड़ा सर्दी है 2 दिन से। मैंने सोचा कि मैं इतना फ्लो में बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन मैंने कहा कि मैंने कमिट किया है तो मैं जाऊंगा, और मैं आया, मुझे अच्छा लगा। इसके लिए बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।